हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ब्लाइंड डिटेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में मार्केट में अनाउंसमेंट होती है। कुछ दिनों से कोई अनजान आदमी बिल्डिंग के ऊपर से लोगों पर एसिड फेंक रहा है। इस हादसे से कई लोग गंभीर हुए हैं। जो भी उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ेगा उसे $9 लाख इनाम दिया जाएगा। इधर मार्केट में एक बिल्डिंग भी थी। उस बिल्डिंग के अंदर से पुलिस ऑफिसर यन एक अंधे डिटेक्टिव पर नजर रख रहा था। तभी यन अपने वॉकी टॉकी से अपने एक ऑफिसर हो को कॉल करता है और उसे ब्लू ड्रेस वाले डिटेक्टिव के पीछे जाने को कहता है। तब हो भी ऐसा ही करती है। बिल्डिंग के अंदर यन बहुत सारे कैमरास से डिटेक्टिव पर नजर रखे हुए था। तभी डिटेक्टिव रोड के पास आकर रुकता है और इस रोड में जैक नाम का एक मोटा सा आदमी था। पीछा करते हुए वहां पर होबी आ गई थी। अब जैक वहां से आगे बढ़ जाता है और डिटेक्टिव भी उसके पीछे जाता है। इसे देखकर होबी डिटेक्टिव के पीछे जाती है। डिटेक्टिव जैक की स्मेल को सूंघकर एक सुपरमार्केट तक पहुंचता है। मार्केट में जैक की हरकतों से हमें पता चलता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इधर डिटेक्टिव भी इसी शॉप में था। डिटेक्टिव जैक के कदमों को सुनकर बार बार उसका पीछा कर रहा था। इस बात को जैक एक कोइंसिडेंस समझता है और आगे बढ़कर एक बोतल उठाकर वहां से चला जाता है। इस बोतल को उठाने की आवाज डिटेक्टिव ने सुन ली थी। डिटेक्टिव वो बोतल एक लेडी को दिखाकर पूछता है, क्या ये ऑरेंज जूस है? तो वो लेडी बताती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे सुन डिटेक्टिव हंसने लगता है क्योंकि अब उसका शक पक्का हो गया था। इस शॉप में हो भी मौजूद थी। वो देखती है कि जैक सल्फ्यूरिक एसिड खरीद रहा था। इस बात की रिपोर्टिंग हो ऑफिसर यन को देती है। इसे सुन यन जैक को पकड़ने के लिए वहां से जाने लगता है। आगे जैक अपनी बिल्डिंग में पहुंचता है। इधर डिटेक्टिव भी उसका पीछा करके आ गया था। वहीं ऑफिसर हो भी यहाँ पहुंच गई थी। तभी जैक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव और हो जैक पर छिपकर नजर रखे हुए थे। जैक अपने पॉली बैग से एसिड की बोतल निकालता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही यन की टीम वहाँ आकर उस रोड में जमी हुई भीड़ को हटाने लगती है। ऊपर से जैक ये सब देखकर समझ जाता है कि पुलिस की उस पर नजर है, इसलिए जैक वहां से भागने लगता है। और तभी जैक डिटेक्टिव को देख लेता है। डिटेक्टिव कॉल में कह रहा था, मैंने क्रिमिनल को ढूंढ लिया है, मुझे पैसे कब मिलेंगे? इतने में ही वहां यन और उसकी टीम आ जाती है। इसे देखकर जैक डिटेक्टिव पर एसिड फेंकने लगता है, लेकिन हो डिटेक्टिव को बाल बाल बचा लेती है और तभी एसिड खत्म हो जाता है। एसिड के खत्म होते ही हो उसे एक किक मार के नीचे गिरा देती है और यन और उसकी टीम जैक को अरेस्ट कर लेती है। इस इंसिडेंट के दौरान डिटेक्टिव के हाथ में थोड़ा एसिड लग गया था, इसलिए उसे पट्टी बांधी गई थी। डिटेक्टिव न्यूज में देखता है यन ने जैक को पकड़ने का सारा क्रेडिट खुद पर ले लिया है और अब उसे ही वो सारे पैसे मिलेंगे। तभी वहाँ पर यन आ जाता है। यन को देखते ही डिटेक्टिव अपना जूता निकाल कर टीवी की तरफ फेंकता है। तब यन डिटेक्टिव के गुस्से को शांत कराने लगता है। डिटेक्टिव कहता है, तुमने बस मेरा पीछा करके उस आदमी को ढूंढा है, इसका मतलब ये केस मैंने क्रैक किया है। यन कहता है, नहीं, ये केस मैंने क्रैक किया है क्योंकि मैंने दिमाग लगाकर सोचा कि इस केस को तुम ही क्रैक करोगे। तो इन बातों को सुनकर डिटेक्टिव और गुस्सा हो जाता है, लेकिन यन डिटेक्टिव का दोस्त था, इसलिए वो डिटेक्टिव को पार्टी का लालच देकर उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करता है और अंत में डिटेक्टिव मान जाता है। वहीं इनके बीच इस अजीब सी लड़ाई को हो भी देख रही थी। हो को डिटेक्टिव में कुछ अलग दिखा था, इसलिए रात के समय हो डिटेक्टिव के घर जाती है और डिटेक्टिव को अपना इंट्रोडक्शन देती है। आगे डिटेक्टिव और हो एक रेस्टोरेंट में थे। यहाँ हो बता रही थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाएंगे? दरअसल मैं अभी इन्वेस्टिगेशन में काफी कच्ची हूँ, बाकी मेरे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो इसे सुन डिटेक्टिव जानबूझकर अपनी वाइन गिराता है, लेकिन हो ये सब सेटल कर लेती है और साइड से सरकते हुए नमक को भी गिरने से रोक लेती है। इस टेस्ट से डिटेक्टिव उससे इम्प्रेस हुआ था। अब डिटेक्टिव ने रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए हो डिटेक्टिव को अपने घर ले जाती है। लेकिन डिटेक्टिव उसे रोककर रास्ते में पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? वो बताती है, असल में मुझे मेरे बचपन का एक केस बहुत तंग कर रहा है और मुझे लगता है कि इसे सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकती हैं। दरअसल बचपन में मेरी मिनी नाम की एक फ्रेंड थी। मिनी अकेले में और शांत रहना पसंद करती थी। उसने सिर्फ मेरे से ही दोस्ती की थी और उसका क्लास में कोई फ्रेंड नहीं था। एक दिन मिनी ने मुझे रोते हुए बताया था कि उसे डर है कि कहीं वो अपनी ग्रैंड मॉम और मॉम जैसी ना बन जाए। असल में मिनी जब छोटी थी तब मिनी की मॉम को उसके फादर के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए मिनी की मॉम ने मिनी के फादर को मारकर उसकी बॉडी को नमक में रख दिया। इस घटना के बाद से मिनी को उसके ग्रैंड माँ के पास भेज दिया गया।
मिनी की ग्रैंडमा एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उस आदमी ने ग्रैंडमा को धोखा दिया और इसलिए ग्रैंडमा ने उस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बॉडी को डीप फ्राई कर दिया। इस कहानी को सुनने के बाद से मैंने मिनी से डरकर दूरी बना ली। जिस जगह अभी तुम खड़े हो उसी जगह पर मिनी खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी और मैं उधर अपने सामने वाले घर में छिपी हुई थी। मिनी ने मेरा 5 दिन तक बाहर इंतजार किया और 20 जून को वो कहाँ गायब हो गई किसी को पता नहीं चला। तो इसे सुन डिटेक्टिव नीचे अपनी स्टिक पटकता है। तभी हमें एक विजन दिखाया जाता है। इस विजन में डिटेक्टिव उस पूरी घटना को इमेजिन कर रहा था जब मिनी काफी छोटी होगी और उसकी मॉम उसके सामने अपने हस्बैंड की बॉडी पर नमक डाल रही होगी। डिटेक्टिव वो सीन भी इमेजिन करता है जब मिनी थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसने अपनी ग्रैंड मॉम को किसी की लाश पकाते हुए देखा था। दरअसल यही डिटेक्टिव के काम करने का तरीका था, वो हर चीज को इमेजिन करता था। डिटेक्टिव कहता है मिनी के गायब होने का रीजन बहुत डरावना भी हो सकता है, क्या तुम सच में मिनी को ढूंढना चाहती हो? वो कहती है हाँ। तभी डिटेक्टिव को वॉमिटिंग होने लगती है और डिटेक्टिव उल्टी करके रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। आगे डिटेक्टिव बेड में आराम कर रहा था। डिटेक्टिव उठते ही भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। असल में ये घर डिटेक्टिव का नहीं था। इधर डिटेक्टिव को बहुत जोर से टॉयलेट आई थी। डिटेक्टिव किसी तरह कंट्रोल करके वॉशरूम में जाता है। यहाँ हो बात ले रही थी। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि वॉशरूम किधर है। तब हो उसे दूसरे डायरेक्शन में जाने को कहती है और डिटेक्टिव उसी डायरेक्शन में जाकर टॉयलेट कर देता है और जिप बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर हो को डिटेक्टिव पर शक था कि कहीं उसने कुछ देखा तो नहीं। आगे डिटेक्टिव अपनी जेब से बॉल निकालता है और उस बॉल को जमीन में फेंकता है। ये बॉल बाउंस बैक करके डिटेक्टिव के पास आती है। इस प्रोसेस से डिटेक्टिव इस कमरे का डायमीटर नाप लेता है। तभी वहाँ पर हो डिटेक्टिव के सामने टॉर्च ऑन करती है और अजीब सी हरकतें करके डिटेक्टिव का अंधापन चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन डिटेक्टिव सच में अंधा था। डिटेक्टिव हो से कहता है मैं मिनी के केस के लिए $1 मिलियन लूंगा और इससे कम कोई प्राइस नहीं, लेकिन तुम्हें इन्वेस्टिगेशन सीखने का एकदम फ्री मौका मिलेगा। तो इसे सुन हो खुश हो जाती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव हो को उसके नए केस की रिकॉर्डिंग सुनाता है। फिर सीन एक मॉर्चरी पर शिफ्ट होता है। इस मॉर्चरी में डिटेक्टिव और हो एक टीवी और एक हेलमेट लेकर साथ आए थे। आगे उस टीवी को क्राइम सीन में रखवाया जाता है। दरअसल डिटेक्टिव और हो यहाँ पुराना क्राइम सीन प्ले करने वाले थे। डिटेक्टिव अचानक से गुस्से में बात करके बताता है तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी है। तो हो सिर्फ डिटेक्टिव के बोले हुए वर्ड्स बोलती है, लेकिन डिटेक्टिव उसे अपनी इमेजिनेशन लगाने को कहता है। इसे सुन हो ऐसा ही करती है। इधर डिटेक्टिव सोचने लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। तभी हम 20 साल पहले के फ्लैशबैक में डॉक्टर हान और उसके जूनियर किम को देखते हैं। यहाँ डॉक्टर हान किम को बहुत सारे बुरे बुरे वर्ड्स बोल रहा था, जिसे सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव किम का रोल करते हुए गुस्से में टीवी नीचे फेंकता है। तब वो केस फाइल में चेक करती है, लेकिन फाइल के अकॉर्डिंग टीवी चकनाचूर हो गया था। इसे देखकर ये दोनों अपना रोल स्वैप करती हैं और इस बार वो टीवी को तोड़ने की बार बार कोशिश करती है, पर टीवी एक भी बार नहीं टूटता। तो इस सीन को स्किप करके डिटेक्टिव हान का रोल करते हुए किम पर चिल्लाकर अपने काम में वापस चला जाता है। इधर किम को गुस्सा आ रहा था। गुस्से में किम हथौड़ा लेकर हान को मारने जाता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव हो को रोक लेता है। फिर ये दोनों फिर से रोल एक्सचेंज करती हैं। डिटेक्टिव ऑब्जर्व करता है कि किम पागलों की तरह आया होगा और उसने हान को मार दिया होगा, लेकिन हान अभी भी मरा नहीं था। हान रेंगते हुए कॉरिडोर तक गया और किम उसके पीछे आया। फिर किम ने हान के सर पर 9 बार अटैक किया। अगली बार ये दोनों फिर से यही एक्टिंग ज्यादा डायलॉग्स और स्लो मोशन के साथ करती हैं ताकि टाइमिंग मैच हो सके, लेकिन डिटेक्टिव को ख्याल आता है कि किसी को मारते वक्त कोई इतना लंबा टाइम पास तो नहीं करेगा। दरअसल यहाँ जो मर्डर हुआ था उसमें किम ने हान के सर पर मारकर उसको जिंदा छोड़ दिया था और फिर सीधा 4 मिनट बाद उसके सर पर 9 बार मारकर अटैक करके मार डाला था। लेकिन किम ने 4 मिनट का वेट ही क्यों किया? तब वो कहती है शायद मारते वक्त कोई ग्राहक बॉडी को लेने वापस आ गया था। डिटेक्टिव इस पे एग्री नहीं होता। वो कहती है या फिर शायद किम को मारते वक्त बीच में डायरिया हो गया होगा। डिटेक्टिव कहता है नहीं, यहाँ कुछ इससे भी अर्जेंट हुआ होगा। तभी डिटेक्टिव को आइडिया आता है कि शायद वहाँ उस वक्त एक तीसरा आदमी भी मौजूद था। आगे डिटेक्टिव किम की और वो उस तीसरे विक्टिम की नकल करती है। वहीं मॉर्चरी का डॉक्टर हान का रोल करता है। ये लोग दिखाते हैं कि किम उस तीसरे विक्टिम को मारने में स्ट्रगल कर रहा था। वहीं तब तक हान रेंगता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में किम ने उस तीसरे विक्टिम को मार दिया और जल्दी से भागकर हथौड़ा लेकर हान के पास गया और हान के सर पर 9 बार वो हैमर मारा, जिससे कि हान मर गया।
अब ये टाइम पूरी तरह से मैच हो गया था। जब ये बात बताने को हो डिटेक्टिव के पास जाती है तो डिटेक्टिव उसे शांत कराता है और अपनी स्टिक को जमीन पे पटकता है। इमेजिनेशन में डिटेक्टिव किम से सवाल करता है, अगर तुम्हारे पास तीसरे विक्टिम की बॉडी को क्राइम सीन से हटाने तक का समय था तो तुमने हान की बॉडी को क्यों नहीं हटाया? तो इस सवाल का जवाब किम भी नहीं दे पाता। इसे सुन डिटेक्टिव किम से पूछता है, तुम पिछले 20 साल से कहाँ थे? ऐसा बोलकर किम उस तीसरे विक्टिम की लाश देखता है। दरअसल ये केस 20 साल पहले घटा एक अनसॉल्व केस था। आगे ये तीनों टीवी को ऊंचा उठाकर उसे नीचे फेंकते हैं, जिससे कि टीवी के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। डिटेक्टिव कहता है, इतने ऊपर से टीवी को कोई इंसान नीचे किस सिचुएशन में फेंकेगा? आखिर उस दिन टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा था? इस बारे में मुझे पता करना होगा। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव उस क्राइम सीन से निकल जाता है। फिर एक रोड के पास पहुंचकर डिटेक्टिव हो को उसके पीछे मुड़ने को कहता है। पीछे डांस स्कूल की बिल्डिंग थी। डिटेक्टिव हो को एक कागज देता है। इस कागज में एक लड़की की फोटो थी। डिटेक्टिव कहता है, देखकर आओ ये लड़की वहाँ है या नहीं। तो वो वहाँ से जाकर थोड़ी देर में वापस आती है और बताती है वो लड़की अभी इधर ही आ रही है। इसे सुनकर डिटेक्टिव थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करके उसे बिजी होने की एक्टिंग करने को कहता है और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। इधर जैसे जैसे वो लड़की उस रोड से गुजर रही थी वैसे वैसे डिटेक्टिव थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वहीं हो ये सब देखकर समझ गई थी कि डिटेक्टिव उस लड़की से प्यार करता है। अगले दिन से डिटेक्टिव हो के घर शिफ्ट हो जाता है ताकि वो हो को गाइड कर सके। हो भी डिटेक्टिव को अपने घर ले जाती है। आगे हो बेड लगाकर डिटेक्टिव को ढूंढने लगती है। बाहर रेलिंग में डिटेक्टिव कुछ सोच रहा था, तभी हो उसे डिस्टर्ब कर देती है। तब डिटेक्टिव चेयर से उठता है और हो को उस जगह खड़ा होने को कहता है जहाँ पर मिनी खड़ी थी। तो हो मान जाती है और नीचे पहुंचकर डिटेक्टिव को आवाज लगाती है। तब डिटेक्टिव हो को कॉल करता है और उससे पूछता है उस समय मिनी कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। हो कहती है हाँ, उसने अपना एक हाथ आगे कर रखा था। डिटेक्टिव कहता है क्या उसके हाथ में कुछ कट्स लगे हुए थे? हो को याद आता है और वो कहती है हाँ ऐसा ही था। डिटेक्टिव कहता है, सुनो मैं न सिर्फ विक्टिम को ऑब्जर्व करता हूँ बल्कि उनके माइंड को भी रीड करता हूँ। असल में मैं पहले से ही अंधा नहीं था, बल्कि 4 साल पहले मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई जिस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि अब बहुत देरी हो चुकी है और अब मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। अगले दिन डिटेक्टिव और हो एक बास्केटबॉल स्टेडियम में थे। डिटेक्टिव कहता है ये जूता जिसे भी फिट होगा वही मिनी होगी। इसे देखकर हो को विश्वास नहीं होता कि मिनी का जूता इतना बड़ा हो सकता है। आगे जाकर हो सभी प्लेयर्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर सभी के पैरों में वो जूता फिट करा कर देखती है। तभी उस स्टेडियम में उन लोगों की कोच आती है। इस कोच को देखते ही हो समझ गई थी कि ये जूता उसी का है। हो जैसे ही खड़ी होती है वो कोच वहाँ से भाग जाती है। डिटेक्टिव जल्दी से हो को उस कोच का पीछा करने के लिए कहता है, जिसके बाद हो भागकर उसके पीछे जाती है। वहीं डिटेक्टिव ये सब देखकर बहुत खुश होता है। असल में वो कोच मिनी नहीं बल्कि एक ज्वेलरी थीफ थी जिसका जूता शॉप के बाहर मिला था। उस चोर को पकड़ने पर $1 मिलियन का इनाम था। डिटेक्टिव पुलिस को कॉल करके वहां आने को कहता है। तभी सीन हो पर आता है जो उस चोर का पीछा कर रही थी। हो का पैर अचानक से मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी हो अपनी सैंडल उठाकर उसका पीछा करने लगती है। यहाँ वो कोच बहुत फास्ट भाग रही थी और इसलिए हो उसका ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाती। आगे हो निराश होकर डिटेक्टिव के पास वापस आती है और उसे वो जूता देकर बताती है मैं उसे नहीं पकड़ पाई। इसे सुन डिटेक्टिव हो पर चिल्लाने लगता है। इधर हो को भी पता चल गया था कि वो उसकी दोस्त मिनी नहीं थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर यन आ जाता है। डिटेक्टिव यन से कहता है हो तो उस चोर को नहीं पकड़ पाई, ये जूता लेकर आप ही उस चोर का पता लगाइए। वैसे भी मैं वो $1 मिलियन भी नहीं ले पाया। इसे सुन हो खड़ी होकर कहती है इसका मतलब आप अभी तक बस अपनी ही केसेस सॉल्व कर रही थी, आपने अभी तक मिनी के बारे में कुछ पता नहीं किया, आप एक चीटर हैं। तब डिटेक्टिव चिल्लाते हुए कहता है मैं कोई चीटर नहीं हूँ, बल्कि मैं बस तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना सिखा रहा हूँ, तुम तो उस लड़की को भी नहीं पकड़ पाई। इसे सुन यन हो के पास जाकर बताता है हो को बहुत बुरी चोट लगी है, उसका पैर लाल हो गया है। तो इसे सुन डिटेक्टिव शांत हो जाता है। अगले दिन हो डिटेक्टिव को खाना सर्व करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ डिटेक्टिव को रियलाइज होता है कि उसे भी मिनी के केस में 100% देना चाहिए। डिनर के बाद हो को एक आवाज आती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे पहली बार बर्तन धुले हुए मिलते हैं। इसे देखकर वो खिड़की की तरफ बढ़ती है और खिड़की को खोलकर देखती है कि डिटेक्टिव मिनी के केस की तहकीकात कर रहा था।
डिटेक्टिव की इमेजिनेशन में मिनी कह रही थी, मेरी परवरिश टूटे हुए लोगों ने की है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। तो इसे सुन डिटेक्टिव को कुछ समझ आता है। अगले दिन डिटेक्टिव और हो मिनी के ग्रैंडमदर के घर जाती हैं ताकि उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन इस बिल्डिंग से बहुत सारे लोग किसी से डरकर भाग रहे थे। डिटेक्टिव कहता है मिनी की ग्रैंडमदर को कॉल करो, तो वो मिनी की ग्रैंड मॉम को कॉल करती है। कॉल की रिंगटोन को फॉलो करते हुए ये दोनों एक कबर्ड तक पहुंचते हैं। उस कबर्ड को खोलते ही इन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। असल में यही मिनी की ग्रैंडमदर रेचल थी। इधर एक बूढ़ा आदमी मैक्स रेचल से बहुत परेशान था क्योंकि रेचल उसे जबरदस्ती ही प्यार करती थी और उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इससे मैक्स के परिवार वाले भी परेशान हो चुके थे। मैक्स रेचल को दोबारा से उस कबर्ड में बंद कर देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रेचल कबर्ड से निकल जाती है। दूसरी तरफ मैक्स के परिवार वाले वहां से जल्दी से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी रेचल वहां आ जाती है, लेकिन मैक्स की फैमिली उसके आने से पहले ही अपना सारा सामान बांध कर जा चुकी थी। तभी वहां पर डिटेक्टिव और होबी पहुंच जाते हैं। ये दोनों उसी टैक्सी में बैठते हैं जहां रेचल बैठी थी। रेचल ड्राइवर को जल्दी से मैक्स का पीछा करने को बोल रही थी। इधर वो रेचल से कहती है हमें आपसे मिनी के बारे में सवाल करना है, लेकिन रेचल कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। इधर डिटेक्टिव समझ गया था कि रेचल से इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं। तभी डिटेक्टिव से किम कहता है तुम मेरे केस में ध्यान दो, अगर केस एक्सपायर हो गया तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये बात डिटेक्टिव को सही लगती है। आगे गाड़ी ट्रैफिक में रुकती है। इधर मैक्स की गाड़ी भी रुकी हुई थी। इसे देखकर रेचल टैक्सी से बाहर निकलती है और मैक्स की गाड़ी के पास जाकर स्पाइडरमैन की तरह गाड़ी में चढ़ जाती है और खुद को उनके कबर्ड में दोबारा से बंद कर लेती है। इसे देखकर वो हैरान थी। तभी डिटेक्टिव कहता है हम मकाओ चलेंगे। आगे हमें मकाओ का कसीनो दिखाया जाता है। इस कसीनो में हो भी थी। हो जोंग नाम के एक आदमी को देखती है। हो जोंग का चेहरा फोटो से मैच कर रही थी। तभी सीन डिटेक्टिव पर आता है। डिटेक्टिव ऑफिसर यन से कॉल में कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जोंग इस कसीनो में होगा? अगर वो यहाँ नहीं मिला तो वो केस जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। इधर इसे सुन हो कहती है इसका मतलब तुम मिनी के केस की जगह ये सब सॉल्व कर रहे हो। तो डिटेक्टिव कहता है इस दुनिया में क्या सिर्फ मिनी ही इंसान है? क्या डॉक्टर हान के मर्डर को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब मैं अंधा हुआ था तब मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान ने मुझे अंधा इसलिए बनाया ताकि मैं बहुत सारे पुराने केसेस को सॉल्व कर सकूं जिस पर लोग ध्यान भी नहीं देते। तो इसे सुन हो को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो बताती है कि मुझे वो आदमी मिल गया है, वो उधर सामने खड़ा है। तो डिटेक्टिव और हो उसके पीछे जाती हैं। आगे जोंग एक टेबल पर बैठा हुआ था और उसी की थोड़ी दूर में डिटेक्टिव लंच कर रहा था। डिटेक्टिव हो से कहता है एक माहिर जासूस बनने के लिए तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करो और जो मैं कहता हूँ उसे इमेजिन करो। तो वो आंखें बंद करती है। डिटेक्टिव कहता है आज समय है 1992 और दो डॉक्टर मॉर्चरी के अंदर टीवी में घोड़े की रेस देख रहे हैं। वह दोनों डॉक्टर्स हान और किम एक्साइटेड हैं कि रेस कौन जीतेगा। अब उसी सीन में एक तीसरा आदमी यानी कि खुद को भी इमेजिन करो। तुमने मैच में बेट लगाई थी लेकिन तुम उन दोनों कलीग से बेट हार गए। इसे देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और वो दोनों कलीग्स तुम्हारे अनलकी होने का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी टीवी में अनाउंस होता है कि तुम फिर से एक और मैच हार गई। इसे सुन तुम टीवी के पास बढ़ती हो और टीवी उठाकर नीचे फेंक देती हो जिससे कि टीवी के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। इसके बाद सभी अपने काम में लग जाती हैं और तभी तुम अपना हथौड़ा लेकर अपने पहले कलीग मिस्टर हान के सर पर मारती हो और किम के पास बढ़ती हो। फिर तुम किम को पकड़कर उसका गला दबाने लगती हो। वहीं इतनी देर तक हान रेंगते हुए बाहर आ चुका था। फिर 4 मिनट बाद तुम हान तक पहुंचकर हान को बहुत बार हथौड़ा मारकर उसे मार डालती हो। तो इसे देखकर वो समझ जाती है कि ये मर्डर उस तीसरे आदमी ने किया है और वो तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद जोंग है। डिटेक्टिव कहता है जोंग ने हान और किम से $5 मिलियन की बेट लगाई थी लेकिन वो सारे पैसे हार गया। इन पैसों को देने की जगह जोंग उन्हें मारकर उनके $5 मिलियन लेकर यहाँ आ गया और यहाँ उसने गैम्बलिंग में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैंने न्यूज में नोटिस किया था कि जिस भी आदमी से जोंग जुए में हारता है उसी दिन उस आदमी का मर्डर हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे मर्डर इसी ने किए हैं। हो कहती है पर हम इसे पकड़ेंगे कैसे? तो डिटेक्टिव उसे एक आइडिया बताता है। आगे डिटेक्टिव बताता है कि तुम इन चिप्स से जोंग के खिलाफ बैट करना और मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगा। हम दोनों खेल के वक्त जोंग के दिल में नफरत भर देंगे। फिर इसके बाद गेम शुरू होता है। इस गेम में हो जोंग के खिलाफ गेम खेलती है और बार बार जीतने पर जोंग को हारा हुआ महसूस कराती है।
इधर जॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं करता। यहाँ डिटेक्टिव भी बीच बीच में हो की बातों पर एग्री कर रहा था। ये सब सुनकर जॉन्ग को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। बैड लक के कारण जॉन्ग इन दोनों से गेम भी हार जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। आगे हो रास्ते में डिटेक्टिव को कॉल करके कहती है, मुझे नहीं लग रहा कि जॉन्ग मेरा पीछा कर रहा है। डिटेक्टिव कहता है, बस चलती जाओ, जैसे ही जॉन्ग तुम्हारे सामने आई तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव कॉल काट देता है और टैक्सी रोककर उस टैक्सी के अंदर बैठता है। थोड़ी दूर जाते ही जॉन्ग के खांसने की आदत से डिटेक्टिव समझ लेता है कि उसका टैक्सी ड्राइवर जॉन्ग ही है। ये समझकर डिटेक्टिव अपना फोन निकालकर कैमरा से चुपके से जॉन्ग की फोटो लेता है और हो को फोटो सेंड करता है। इस फोटो को देखकर हो डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है, वो आदमी जॉन्ग है, वो तुम्हें कभी भी मार डालेगा और तुम अंधे भी हो। तो इसे सुन डिटेक्टिव हंसने लगता है और पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हो कहती है कि मुझे अपना लोकेशन भेजो। तो डिटेक्टिव कैमरे से खींचकर हो को लोकेशन सेंड करता है। इसे देखकर हो एक टैक्सी में चढ़ती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कुकी कलेक्शन निकालता है और उसमें से एक कुकी को अच्छे से तोड़ने लगता है। यहाँ जॉन्ग डिटेक्टिव को एक सुनसान इलाके में लाता है और अपना हथौड़ा उठाकर डिटेक्टिव की तरफ देखता है। तभी डिटेक्टिव कुकी के टुकड़े उसकी आंखों में मार देता है, जिससे जॉन्ग को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जॉन्ग गाड़ी से बाहर आकर डिटेक्टिव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उससे बाल बाल बचकर एक पेड़ में चढ़ जाता है और कहता है, तुम एक खूनी हो, तुमने किम और अंकल हान को मारा था। किम को मारने के बाद तुमने उसकी बॉडी डिसमेंबर करके मॉर्चुरी की बाकी बॉडी से मिक्स कर दी, जिस कारण किसी को किम की बॉडी नहीं मिली। जॉन्ग कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? उस दिन तो मैं अकेला था। तब डिटेक्टिव अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है। उसमें जॉन्ग के बोले हुए वर्ड्स डिटेक्टिव ने रिकॉर्ड कर लिए थे। मतलब अब डिटेक्टिव के पास जॉन्ग के खिलाफ सबूत था। तब ये देखकर जॉन्ग पीछे जाकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को पेड़ के पास लाकर उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। इतने में ही वहाँ पर हो भी आ जाती है और एक पत्थर उठाकर जॉन्ग को मारती है। इससे जॉन्ग नीचे गिर जाता है। इतनी देर में हो जॉन्ग की गाड़ी स्टार्ट कर देती है और इधर एकाएक गिरने से जॉन्ग बेहोश हो जाता है। यही इन दोनों का प्लान था। अगले दिन हो और डिटेक्टिव डांस क्लास जाती हैं। इस डांस में डिटेक्टिव की गर्लफ्रेंड स्टीफनी डांस प्रैक्टिस करवाती थी। इधर डिटेक्टिव जल्दी से जाकर स्टीफनी को डांस के लिए अप्रोच करता है और स्टीफनी मान जाती है। ये सब देखकर हो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब हो डिटेक्टिव को प्यार करने लगी थी। यहाँ डिटेक्टिव डांस करते वक्त स्टीफनी को बताता है, अंधा होने से पहले मैंने तुम्हें डांस प्रैक्टिस करता देखा था। इसके बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते ही डिटेक्टिव का हाथ स्टीफनी के हाथ में जाता है। डिटेक्टिव स्टीफनी के हाथ में रिंग नोटिस करता है। इसका मतलब स्टीफनी शादीशुदा थी। ये जानकर डिटेक्टिव का दिल टूट जाता है। तभी डिटेक्टिव को ऑफिसर यन का कॉल आता है। यन कहता है, हम काफी लेट हो गए। डॉक्टर हान का केस कुछ दिनों पहले ही एक्सपायर हो गया, मतलब उसके पैसे नहीं मिलेंगे। इधर डिटेक्टिव नोटिस करता है कि यन की आवाज इसी डांस क्लास से आ रही थी। असल में यन डांस क्लास में ही था और स्टीफनी यन की ही वाइफ थी। स्टीफनी देखती है कि डिटेक्टिव यन के जस्ट पीछे ही खड़ा था। इसे देखकर यन शॉक हो जाता है और थोड़ा पीछे जाकर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन डिटेक्टिव यन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम स्टीफनी के हस्बैंड हो, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यन कहता है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी पर मैं डर गया था। तो ये सुनकर डिटेक्टिव यन पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे डिटेक्टिव दुखी होकर रो रहा था और इमेजिनेशन वर्ल्ड में डिटेक्टिव के साथ एक लेडी और मिनी भी रो रहे थे। इसे देखकर डिटेक्टिव को कुछ पता चलता है और वो हो को मैसेज करता है। आगे हो डिटेक्टिव के पास आती है। डिटेक्टिव कहता है, मुझे समझ आ गया। रास्ते में चलते वक्त मुझे 1997 में गुमी एक लेडी का केस याद आया। ये घटना उसी वक्त की है जब मिनी गायब हुई थी। उस लेडी को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उस दिन के बाद से वो लेडी कभी नहीं मिली। क्या ऐसा ही कुछ तुम्हारी मिनी के साथ भी हुआ था? उसका भी दिल किसी ने तोड़ा था? हो कहती है, हाँ। मिनी उस दिन काफी अपसेट लग रही थी। शायद उस टाइम कोई साइको किलर दिल टूटे हुए आशिकों की हत्या कर रहा था। इसे सुन डिटेक्टिव ऑफिसर यन को कॉल करता है और उस पर सारा गुस्सा निकालते हुए अंत में उसे 10 साल पहले गुमी हुई सभी औरतों की फाइलें निकालने को कहता है। अगले दिन से ये दोनों विक्टिम का झगड़ा उनके बॉयफ्रेंड से किस पार्क में हुआ था उसे परफॉर्म करने लगती हैं। इधर डिटेक्टिव हो की बॉडी से सारे सेफ्टी पैड्स हटवा देता है और जोर का एक लात मारता है ताकि वो रियल दर्द का एक्सपीरियंस कर सके। आगे ये दोनों दूसरे विक्टिम का रोल परफॉर्म करती हैं। इसमें डिटेक्टिव हो को जोर का थप्पड़ मारता है, लेकिन हो की बारी में डिटेक्टिव कहता है, तुम मुझे धीरे मारो क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूँ।
तो हो ना चाहते हुए भी उसे धीरे मारती है। डिटेक्टिव उसे जोर का लगाता है। इसी तरह से हो डिटेक्टिव से बहुत सारे थप्पड़ खाती है। तभी हो कहती है, मुझे ये सब रियल नहीं लग रहा है, क्यों ना मैं भी पूरा रियल परफॉर्म करूं। तो डिटेक्टिव मान जाता है और हो डिटेक्टिव को जोर का थप्पड़ लगाती है। एक दूसरे से थप्पड़ खाने के बाद इन दोनों की हालत बहुत बिगड़ गई थी। डिटेक्टिव कहता है, इसके आगे सारे एक्सपीरियंस तुम्हें खुद से जुटाने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हो एक एक करके फाइल से मिली घटना के अकॉर्डिंग खुद को उन दिल टूटी लड़कियों की जगह रखकर उनका सारा एक्शन परफॉर्म करती है, ताकि वो उनके एंगल से सोच सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी उंगली टिकाकर अपने सामने उन सभी विक्टिम को सोचता है जो गायब हो गई थी। डिटेक्टिव उन सभी से पूछता है, तुम सभी अपने अपने हादसे के बाद आखिर कहाँ गई थी, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। तब डिटेक्टिव अपनी थोड़ी और इमेजिनेशन यूज करता है और तभी उसे ख्याल आता है ऐसी डिप्रेस लड़कियां सबसे पहले अपने परेशानियों से दूर भागने के लिए एक कैब लेती हैं। हो सकता है कि ये सारी लड़कियां एक ही कैब में बैठी हो और कोइंसिडेंटली वो साइको किलर और कोई नहीं बल्कि कैब का ड्राइवर है। ये थ्योरी डिटेक्टिव हो को बताकर कहता है, मुझे एक बार उन लड़कियों के गायब होने का डेट दोबारा बताओ। तो आगे हो लिस्ट में चेक करके सभी औरतों के गुम होने का डेट बताती है। डिटेक्टिव उन औरतों को इमेजिन करके उन्हें उनके गुमे हुए डेट वाइज रखता है। डिटेक्टिव नोटिस करता है कि किलर ने साल 2000 और साल 2006 में कुछ नहीं किया। इसका मतलब किलर शायद उस टाइम बीमार था। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव मिनी की तरफ जाता है। मिनी पूछती है, मेरा हार्ट ब्रेक कैसे हो सकता है, मैं तो किसी लड़के से नहीं मिलती थी। डिटेक्टिव कहता है, तुम लेस्बियन थी, तुम असल में हो से प्यार करती थी। तुमने पूरी रात उसके घर से बाहर आने का वेट किया और जब वो नहीं आए तो तुम टैक्सी लेकर चली गई। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव चला जाता है। रियल लाइफ में डिटेक्टिव यन को कॉल करके ऐसे टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने को बोलता है जिसने बीच में 2 साल सर्विस छोड़ दी थी। फिर अगले दिन डिटेक्टिव रेस्टोरेंट में किसी का वेट कर रहा था और तभी रेस्टोरेंट में स्टीफनी आती है। स्टीफनी कहती है, चीजें वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची है। असल में मैं अपनी बिल्डिंग से छिपकर इंस्पेक्टर यन को देखती थी। इंस्पेक्टर यन पर मेरा इंटरेस्ट था। एक दिन यन अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया और मैं सीधा यन की गाड़ी में जाकर गिरी। यन ने मुझे कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इसे देखकर स्टीफनी यन से प्यार करने लगी और असल में स्टीफनी यन से ही प्यार करती थी। इसे सुन डिटेक्टिव को बहुत बुरा लगता है। आगे डिटेक्टिव मिनी से पूछता है, यन से ज्यादा स्मार्ट मैं दिखता हूँ, फिर उसे यन कैसे पसंद आया? मिनी कहती है, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि वो तुमसे प्यार करती थी? तो इसे सुन डिटेक्टिव अपना पर्सपेक्टिव बदलने की सोचता है। आगे डिटेक्टिव हो को कटर देखकर विंडो की तरफ देखकर अपनी कलाई काटने को कहता है। हो देखती है कि ये कटर असली था। वो उस कटर से कट लगाती है और खिड़की की तरफ देखती है। तब डिटेक्टिव उसे रोककर उसका एक्सपीरियंस पूछता है। हो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ये सब फोर्सफुली कर रही हूँ। डिटेक्टिव कहता है, समझ गया, अब ऐसा इमेजिन करो कि तुम मिनी हो जो स्कूल में पढ़ती है, जिसे कोई अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे में तुम्हें एक लड़का मिलता है जो तुम्हें समझता है और तुम्हारी केयर करता है, पर अंत में तुम्हें पता चलता है कि वो लड़का बस तुम्हारा फायदा उठा रहा था और अब वो तुमसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता। तो ऐसा सोचकर हो अपना हाथ काटती है और इस बार उसे ज्यादा दर्द नहीं होता। फाइनली डिटेक्टिव उसे जबरदस्ती हाथ कट करने से रोकता है और कहता है, मिनी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी क्या? मिनी कभी कभार किसी लड़के से मिलती थी जो उसके क्लास में था? हो कहती है, हाँ। तब डिटेक्टिव कहता है, हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। इस रेस्टोरेंट में किम नाम का एक शेफ था। असल में किम ही मिनी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। किम ने इधर अपने पार्टनर पार्क के साथ मिलकर ये रेस्टोरेंट खोला था। इधर हो किम से नॉर्मली बात करके उससे पूछती है, तुम 1997 में ब्राजील गए थे और अगर मैं सही हूँ तो उसी वक्त मिनी गायब हुई थी। लेकिन इसे सुन किम कुछ याद न आने का नाटक करके अपना डिश बनाकर डिटेक्टिव को देता है। तब डिटेक्टिव डिश खाकर एक और प्लेट देने को कहता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद डिटेक्टिव हो से कहता है कि मिनी को जानता था। हो कहती है, आपको कैसे पता? डिटेक्टिव कहता है, जब तुम उससे मिनी के बारे में पूछ रही थी तब उसने खाने में ज्यादा नमक डाल दिया था। इसे मैंने खाकर ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हर डिश में इतना ही नमक डालता हो, इसलिए मैंने उसके अलग से 2 और डिशेस ऑर्डर किए और उसमें नमक बिल्कुल सही था। इसका मतलब जब तुमने मिनी की बात छिड़ी तब किम डिस्टर्ब हुआ था। अब हमें किम पर नजर रखनी होगी। अगले दिन से ये दोनों किम पर नजर रखने लगती हैं। किम एक बिल्डिंग में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। तभी किम अपने पार्टनर पार्क को उसके घर से बाहर आता देखता है। इधर जूलिया नाम की एक लेडी भी पार्क को देख रही थी। पार्क के जाते ही किम बिल्डिंग से चला जाता है।
वहीं जूलिया जल्दी से शॉप का बिल मांगने लगती है। इधर हो किम को पार्क के बिल्डिंग में जाता देखती है और ये सब डिटेक्टिव को बताती है। तब डिटेक्टिव और हो रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर में जाते हैं। इस फ्लोर में इन्हें किम पार्क की वाइफ के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखता है। तभी उस रेस्टोरेंट में जूलिया आ जाती है। जूलिया ये सब देखकर पार्क को कॉल करती है और उसकी बीपी के बारे में बताती है। तब पार्क भागते हुए अपनी बिल्डिंग में जाता है। पार्क को आता देखकर किम बालकनी में छिप जाता है। तभी पार्क अपार्टमेंट में आकर किम को ढूंढने लगता है। तब जूलिया कॉल में बताती है कि वो बालकनी में है, तो पार्क किम को बालकनी में पकड़कर बहुत मारता है। इधर किम बालकनी से भागने की कोशिश करता है। वहीं ये सब देखकर जूलिया उस रेस्टोरेंट से निकलकर पार्क की बिल्डिंग में जाती है और पार्क को किक मारकर नीचे फेंक देती है। असल में जूलिया किम की वाइफ थी, लेकिन जूलिया किम का भी हाथ पकड़कर उसे भी नीचे फेंक देती है, जिससे कि किम गिर जाता है। जूलिया जल्दी से नीचे आकर किम को मारने की कोशिश करती है, पर किम उसे धक्का दे देता है और तभी वहां पर पार्क की वाइफ आकर किम को हग करती है। इसे देखकर जूलिया दोनों को मारने लगती है। वहीं ये सब शांत करने हो नीचे जाती है और जल्दी से जूलिया को रोक लेती है। तब जूलिया गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किम हॉस्पिटल में था। हो किम से कहती है, तुम मिनी को जानते थे, तुमने ही मिनी को मारा है, इसलिए तुमने हमसे झूठ बोला। किम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम मैं भी एक बच्चा था, मैं मिनी से बोर हो गया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मिनी एक पागल थी, उसने मेरा बहुत दूर तक पीछा किया और तुम्हारे घर के पास आकर वो रुक गई। तो इसे सुन डिटेक्टिव समझ जाता है कि मिनी के पास फिर वहाँ एक टैक्सी आई। उस टैक्सी में मिनी बैठ गई। मिनी को डिप्रेस देखकर उस टैक्सी ड्राइवर के अंदर का शैतान जाग गया। इसका मतलब असली किलर टैक्सी ड्राइवर ही है। अगले दिन हो सभी टैक्सी ड्राइवर की लिस्ट को पढ़कर सुनाती है। ये लिस्ट उन लोगों की थी जिन्हें किसी न किसी समय ड्राइविंग सर्विस से निकाल कर वापस लाया गया था। इनमें से शिन नाम के एक आदमी पर डिटेक्टिव को शक होता है। आगे ये दोनों उस आदमी के गांव की ओर निकल जाते हैं। गांव के रास्ते में शिन ने एक ब्लॉक बना रखा था जिससे कि आगे गाड़ी ना जा सके, इसलिए ये दोनों पैदल जाकर आगे एक खंडर के पास पहुंचते हैं। डिटेक्टिव खंडर की दीवारों को ऑब्जर्व करने लगता है। इन्हीं दीवारों के बीच शिन छिपा हुआ था, लेकिन डिटेक्टिव अपने सेंसेस से उसे ऑब्जर्व कर लेता है। तब वो वहां आकर अपनी आईडी दिखाती है। इसे देखकर शिन पीछे जाता है और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाता है। शिन एक जंगली आदमी था जिसने बस एक स्कर्ट और लेडीज चप्पल पहनी हुई थी। शिन के कमरे में जाते ही ऑफिसर हो औरतों की ड्रेसेस और सैंडल देखती है। डिटेक्टिव शिन से पूछता है, तुम 20 साल पहले टैक्सी चलाते थे, क्या तुमने कभी किसी 10 साल की लड़की को लिफ्ट दी थी? शिन कहता है, हाँ, वो मेरी कार में आकर बहुत रो रही थी, मुझे उसकी आंखें बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैंने उन्हें खा लिया। हो कहती है, उसकी बॉडी किधर है? इसे सुन शिन जल्दी से भागता है और एक बॉक्स के पास जाकर उस बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। शिन कहता है, शायद ये वो नहीं होगी। ऐसा बोलकर शिन ऊपर की तरफ भागता है और एक ढके हुए कुएं को खोलता है। उस कुएं के अंदर भी एक कंकाल था। शिन कहता है, ये भी वो नहीं होगी। ऐसा कहकर शिन उन दोनों को ऐसी जगह लाता है जहाँ बहुत सारे वाइन्स जार रखे हुए थे। वो देखती है कि हर जार में एक डेड बॉडी थी, मतलब कि शिन ही वो पागल किलर है। वो जल्दी से शिन के पास जाती है और उसे हथकड़ी बांध देती है। तब शिन कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा बोलकर शिन हो की हथकड़ी तोड़ता है और हो को जोर का मार कर गिरा देता है। इधर हो बचने के लिए गोलियां चलाती है, लेकिन शिन को उससे कुछ नहीं होता। शिन हो को एक वास मारता है, पर इतने में ही डिटेक्टिव शिन के पीछे से हमला करता है। हमला करने से डिटेक्टिव की स्टिक टूट गई थी। शिन डिटेक्टिव की तरफ आहिस्ता से बढ़कर उसे किक मारकर गिरा देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हो शिन के नीचे टांग अड़ा देती है। आगे हो शिन के सर पर गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन शिन बहुत ताकतवर था। शिन हो की गन पानी में गिरा देता है। पानी की आवाज सुनकर डिटेक्टिव उस जगह जाता है जहां पर गन गिरी थी। दूसरी तरफ शिन पाइप तोड़कर हो को जान से मारने की वाला था, लेकिन तभी डिटेक्टिव को गन मिल जाती है और डिटेक्टिव शिन के सीधा सर पर गोली मारता है। असल में शिन ने मरने से पहले चिल्लाकर गलती की, जिस कारण डिटेक्टिव समझ गया कि शिन किधर है। अब डिटेक्टिव हो के पास जाता है और उसे उठाकर गाड़ी तक ले चलता है। डिटेक्टिव यन को कॉल लगाता है, लेकिन इस जगह सिग्नल नहीं था। तब डिटेक्टिव खुद ही गाड़ी को गलत सलत चलाते हुए किसी तरह रोड तक ले आता है और रोड में आकर लोगों से मदद मांगता है। आगे हो को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर डिटेक्टिव हो के ऑपरेशन का वेट कर रहा था। तभी हो के पास यन आता है। यन बताता है कि शिन के पास जो भी लाश मिली उनमें से एक भी लाश मिनी की नहीं थी। सारी लाशें 20 साल से बड़ी लड़कियों की थी। तो इसे सुन डिटेक्टिव को शॉक लगता है। अगले दिन हो होश में आती है और डिटेक्टिव को कॉल करती है। डिटेक्टिव हो को बताता है, मैं गलत था, असल में शिन बस एक साइको किलर हुआ करता था,
लेकिन उसका मिनी के गुम होने में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इसी की इन्वेस्टिगेशन करने किम के पास जा रहा हूँ और आई लव यू, ऐसा बोलकर डिटेक्टिव कॉल काट देता है। इस वर्ड को सुनकर हो की हार्टबीट तेज हो जाती है, लेकिन तभी हो को ख्याल आता है कि शायद किम ने ही मिनी का कत्ल किया है और किम डिटेक्टिव को भी खाने के साथ चूहे मारने की दवाई मिक्स करके दे देगा, जिससे कि डिटेक्टिव की मौत हो जाएगी। ये सब सोचकर हो डिटेक्टिव की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम के शॉप के अंदर जाता है। शॉप में बिल्कुल अंधेरा था और किम की वाइफ जूलिया उस शॉप में मौजूद थी। जूलिया कहती है कि किम यहाँ नहीं है। तब डिटेक्टिव कहता है मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव चेयर में बैठता है और कहता है मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मुझे बताना कि ये सही है या नहीं। मिनी को उस रात किम हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया था। मिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। मिनी किम के पुराने घर में जाकर अपने खाने पीने का सामान लेकर एक क्लोजेट के अंदर चली जाती है। आगे उसी क्लोजेट को सील करके एक शिप में भेज दिया जाता है। इस बारे में मिनी को नहीं पता था, वो बस खा पीकर उस क्लोजेट में ही बंद थी। फिर एक दिन मिनी ने कटर से उस क्लोजेट को खोला और क्लोजेट के बाहर आई तो देखा कि वो ब्राजील में थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड किम आया था। अगर मिनी किम को सच्चाई बताती तो किम उससे फिर से दोस्ती तोड़ लेता, इसलिए मिनी ने इस बार किसी को नहीं बताया और उस जगह को छोड़ दिया। मिनी को कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। मिनी ने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदलवा कर किम से शादी कर ली। तो इसे सुन जूलिया रोने लगती है, क्योंकि असल में जूलिया ही मिनी थी। तभी डिटेक्टिव जमीन में कुछ चिपचिपा सा नोटिस करता है और स्मेल से समझ जाता है कि ये खून है। डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि मिनी ने पार्क की वाइफ और अपने हस्बैंड किम को मार डाला है, क्योंकि किम उससे कभी लॉयल नहीं था। डिटेक्टिव कहता है शायद मेरी ये कहानी झूठी है, इसका लॉजिक नहीं बनता। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिनी कहती है रुको, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पेन हो रहा है। तब डिटेक्टिव इसे झूठ समझकर जाने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वापस आकर मिनी को चेक करने लगता है और गहरी सांस लेने को कहता है। तब मिनी बड़ी चालाकी से डिटेक्टिव के पेट पे चाकू मार देती है, लेकिन दूसरा हमला होने से पहले ही डिटेक्टिव खुद को बचा लेता है। वहीं शॉप के बाहर अब हो भी आ चुकी थी। अंदर से डिटेक्टिव हो को आवाज लगाता है। तब वो पीछे के दरवाजे से शॉप के अंदर जाती है और मिनी को रोककर उसका चाकू कहीं दूर फेंक देती है। इधर मिनी की प्रेगनेंसी के कारण हालत खराब हो रही थी, इसलिए ऑफिसर हो मिनी के पास जाकर उसके बच्चे की डिलीवरी कराती है। बच्चा पैदा होते ही मिनी हमेशा के लिए ऊपर चली जाती है। आगे कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव और हो अब कपल बन चुके थे और इन्होंने मिनी की बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था। इधर वो बच्ची उस कोच को देखकर हो को इशारा करती है। कोच को पकड़ने के लिए हो ने अलग से जूते खरीद रखे थे। इन जूतों को पहनकर हो उसे पकड़ने चली जाती है। वहीं इसके बाद हमें डिटेक्टिव और उसकी बेटी की फनी कम्युनिकेशन सुनने को मिलती है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।